बच्चों एक और तरीका सीखते हैं इक्विवेलेंट वेट आयनिक कंपाउंड का निकालना। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड एक मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में, आज एक और सीख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटायन प्लस हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। वाह बढ़िया कंसेप्ट जान गए। केटायन का इक्विवेलेंट वेट, एनायन का इक्विवेलेंट वेट दोनों जोड़ दो, निकल गया। कैसे देखें जरा सा। अब पहला हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट केस हाइड्राइड, पहला केस हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट NH, हाइड्राइड ऑफ एन एलिमेंट फॉर Na प्लस प्लस H माइनस, सही है। अब E ऑफ NaOH पहले कैसे निकालते थे, मोलर मास बाई एन फैक्टर। और यहां बच्चों तो 23 प्लस 1 24 बाई 1 24 हो जाएगा। यहां क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटायन करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या करना है, एनायन कर देना है। बन गया। तो E ऑफ NaH क्या हो जाएगा, तो E ऑफ Na प्लस तो 23 बाई 1 प्लस हो जाएगा 1 बाई 1 कितना हो जाएगा 24। आ गया वही चीज। अब ये जो हमने सिखाना है, ये क्या सिखाना है यहाँ मुझे तुमको, देखो E ऑफ Na जो है, क्या हम ये ले सकते हैं E ऑफ Na प्लस E ऑफ Na दोनों बराबर हो जाएगा। कैसे बोलो, कैसे हो जाएगा सर। देखो बच्चों इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन जब तुम निकाले थे तो कैसे निकाले थे बताओ। तो E ऑफ Na प्लस मैं यहां पे दिखा देता हूं रफ फर्क में, ठीक है। देखो तुम कैसे निकाले थे, अरे यहां देखो E ऑफ Na, E ऑफ Na प्लस तो आयनिक मास या मोलर मास 23 बाई एन फैक्टर 1 हो जाएगा, 23 आ गया, सिंपल 23 आ गया। और E ऑफ Na की अगर हम बात करें तो इसका मोलर मास कितना होता है 20, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट हो गया, तो क्या था एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी, तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 23 और n और इसकी वैलेंसी कितनी Na की होती है 1, तो कितना आ जाएगा 23। देखो दोनों बराबर आया कि नहीं आया, तो लिख सकते हो ना कि E ऑफ Na प्लस जो होगा तो क्या हो जाएगा बराबर, यही हम लिख देते हैं यहाँ पे बच्चों। तो E ऑफ Na प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई 1 तो 1 हो गया, ठीक है। अब समझ लो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि चूंकि E ऑफ Na जो है, E ऑफ Na प्लस जो है वो किसके बराबर आ गया, E ऑफ Na के, ठीक है। वहां पर रेफर कर दिए हैं। नाउ अब कंसेप्ट देखो क्या है, ये जो तुमको याद रखना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्राइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्राइड ऑफ एन एलिमेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो E ऑफ एलिमेंट प्लस 1, E ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 1 हो गया, ये एलिमेंट क्या हो जाएगा प्लस 1 हो गया प्लस 1। तो एलिमेंट का हाइड्राइड जब भी लिखना है याद रखना है E ऑफ एलिमेंट प्लस 1 हो गया, पहला हो गया फर्स्ट नंबर। अब बात करते हैं दूसरा, ऑक्साइड Na2O वाला एग्जांपल ले लो, तोड़ने बता दिए थे इसको, हो गया 1 प्लस ये 2 माइनस ऑपोजिट ले जाना है, ये हो जाएगा 2Na प्लस प्लस क्या हो जाएगा O 2 माइनस, ठीक है। सो इक्विवेलेंट वेट Na2 होगा, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा E ऑफ Na प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, जस्ट जोड़ देना है, कोई मतलब नहीं है इस दो से, इक्विवेलेंट वेट केटायन बस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। अब क्या हो जाएगा E ऑफ Na2O निकाल सकते हो 23 बाई 1 प्लस 16 बटा 2 8, तो जोड़ दोगे तो निकल जाएगा। अब ये लिख सकते हो E ऑफ Na का बता दिया कैसे आता है, E ऑफ Na प्लस बराबर E ऑफ Na, अब प्लस क्या हो जाएगा 16 बटा 2 क्या हो जाएगा 8 आ गया, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na प्लस बराबर क्या हो जाएगा E ऑफ हो गया। अब बच्चों क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा E ऑफ एलिमेंट प्लस क्या हो जाएगा 8 हो गया। दूसरा केस भी खत्म। अब बात करते हैं तीसरे केस के बारे में, क्लोराइड वाला केस बात करते हैं, NaCl, ये क्या हो जाएगा बच्चों Na प्लस प्लस Cl माइनस,
तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl क्या हो जाएगा? तो E ऑफ Na प्लस प्लस E ऑफ Cl माइनस हो गया। नाउ E ऑफ NaCl बराबर E ऑफ Na प्लस कितना हो जाएगा? 23 बाई 1, तो 23 बाई 1 प्लस 35.5। ये नहीं करना है, क्या करना है? सीधे यहाँ पे E ऑफ Na लिख सकते हैं बच्चों। आइए हो जाएगा 35.5 बाई 1, 35 पॉइंट क्या हो जाएगा? 35.5 हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि E ऑफ Na प्लस जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? E ऑफ Na के बराबर हो गया। नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट बराबर E ऑफ एलिमेंट प्लस इक्विवेलेंट वेट इज अ नंबर, इट हैज नो यूनिट, बच्चों याद रखना। तो क्लोराइड हो गया, क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट E ऑफ एलिमेंट प्लस 35.5। ये भी तीसरा केस भी हो गया बच्चों। अब बात करते हैं फोर्थ केस। फोर्थ क्या बात करें? कार्बोनेट वाला बात करते हैं। Na2CO3 तोड़ दो, 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस। नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 क्या बताए थे? E ऑफ Na प्लस प्लस E ऑफ क्या? कार्बोनेट आयन, बस जोड़ देना है। फिर क्या लिखेंगे? E ऑफ Na2CO3 क्या लिखेंगे? E ऑफ Na हो गया प्लस 7/2 कितना आ जाएगा? ये 30। क्या लिखेंगे? E ऑफ Na प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? E ऑफ Na के बराबर हो गया। नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट ऑफ एन एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट ऑफ एन एलिमेंट क्या हो जाएगा? ये E ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? E ऑफ एलिमेंट प्लस क्या हो जाएगा? 30 हो गया। ये भी मजा आ गया, नहीं मजा आया? 48 12 60/2 30 आ जाए। तो जिससे खत्म हो रहा है वही प्लस में आ रहा है। कार्बोनेट तो कार्बोनेट का आ गया, ये एलिमेंट प्लस 30। ठीक है, चौथा भी हो गया। अब आते हैं सल्फेट के बारे में। तो मान लो एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल से देखो कितना क्लियर होता चला जा रहा है। तोड़ो इसको बच्चों, 2Na प्लस प्लस क्या हो जाएगा? ये SO4 2 माइनस। नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2SO4 बराबर अगेन E ऑफ Na प्लस प्लस E ऑफ सल्फेट आयन, बस केटायन एनायन का इक्विवेलेंट वेट जोड़ देना है। नाउ E ऑफ Na2SO4 बराबर E ऑफ Na प्लस 64 प्लस 32 96/2 48। अरे 64 प्लस 32 96/2 48 हो गया। अब क्या आ जाएगा बच्चों? यहां लिख दो इक्विवेलेंट E ऑफ Na प्लस बराबर क्या हो जाएगा? E ऑफ Na की हो जाएगा हमारा क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट ऑफ एन एलिमेंट बराबर हो जाएगा E ऑफ एलिमेंट प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? 48। छठा बात कर रहे हैं, 5 केस हो गया ना। अब छठा बात कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, यहाँ 5 बात कर चुके थे हम। 6 नंबर E ऑफ NaOH कितना हो जाएगा बच्चों? E ऑफ NaOH बराबर E ऑफ Na प्लस प्लस हो जाएगा E ऑफ OH माइनस। ठीक, तो E ऑफ NaOH क्या हो जाएगा? तो E ऑफ Na अगेन ये दोनों बराबर बता चुके हैं, प्लस
16 एक 17/1 तो 17 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई ऑफ एन ए प्लस बराबर ई ऑफ एन ए, ठीक है ना। 16 एक 17, 17/1 तो ई ऑफ एन ए हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ एन एलिमेंट बराबर तो ई ऑफ एलिमेंट प्लस 17। ठीक, कौन सा केस हो गया ये, 6 नंबर। अब बात करते हैं किस पर, 7वां नंबर, फॉस्फेट का केस बात करते हैं। Na3PO4 हो गया बच्चों, यहाँ 1 प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस, ये हो जाएगा हमारा 3Na प्लस PO4 क्या हो जाएगा 3 माइनस। चलो अब इसका निकाल देते हैं, तो E ऑफ क्या हो जाएगा Na3PO4 क्या था E ऑफ Na प्लस प्लस E ऑफ क्या हो जाएगा PO4 3 माइनस, फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na3PO4 बराबर ये हो जाएगा E ऑफ Na के बराबर प्लस 64 31 95/3 हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा E ऑफ Na प्लस बराबर क्या हो जाएगा E ऑफ Na हो गया। ये हो जाएगा हमारा क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फेट ऑफ एन एलिमेंट। तो E ऑफ एलिमेंट हो गया प्लस हो जाएगा 95/3। 8 नंबर नाइट्रेट NaNO3, ये बच्चे हो जाएगा Na प्लस प्लस NO3 माइनस। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaNO3 कितना हो जाएगा बराबर बोलो E ऑफ Na प्लस प्लस क्या हो जाएगा E ऑफ NO3 हो गया ना। अब क्या हो जाएगा, तो E ऑफ NaNO3 फिर E ऑफ Na के बराबर हो गया, और ये हो जाएगा 4814 62। ठीक, यहां लिख दें E ऑफ Na प्लस बराबर क्या हो जाएगा E ऑफ Na हो गया। नाउ अब क्या आ जाएगा, वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट ऑफ एन एलिमेंट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो E ऑफ एलिमेंट प्लस क्या हो जाएगा 62 प्लस क्या हो जाएगा 62। चलो अब बात तो समझ में आ गई बढ़िया से, क्लियर कट। चलो अब यहां पर आ जाते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, कहता है बच्चों व्हेन इक्विवेलेंट वेट व्हेन ज्यादा अच्छा रहेगा कि तुम ये सीखो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ज्यादा बढ़िया रहेगा तुम ये सीखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट से क्या सेंस है कहने का, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहने का सेंस क्या है, कहता है कि व्हेन इक्विवेलेंट वेट is expressed in gram, it is called 1 gram equivalent।
अगर इक्विवेलेंट वेट को ग्राम एक्सप्रेस किया जाए तो उसको कहते हैं क्या, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे बच्चों, जैसे मान लो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 है, कितना था ये, 98 था, याद आया, सॉरी 49 था, सॉरी कितना बच्चों, 49, कितना था ये, 98/2, 49। तो अगर मैं 49 बोलूं, अगर 49 में मैंने ग्राम लगा दिया तो 49 ग्राम जो H2SO4 होगा उसका मतलब हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 49 ग्राम H2SO4 का मतलब हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 का, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। आई बच्चों बात समझ में, कि इक्विवेलेंट वेट में जब भी हम ग्राम लगाते हैं तो उसका मतलब हो जाता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो Na2CO3 है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 कितना था, 53 था, याद करो मोलर मास का फैक्टर, तो कितना था ये, 53। अब तुम अगर इसमें ग्राम लगा दोगे तो 53 ग्राम, जैसे ही इक्विवेलेंट वेट में ग्राम लगाओगे तो उसका मतलब हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 53 ग्राम इक्विवेलेंट CO3 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ऑफ Na2CO3। बच्चों दोस्त बच्चों क्लियर हो गई कहानी इसकी। चलो अब आगे मैं बता दूं, यहां पर अब सोचो जरा, अगर मैं कंसेप्ट लूं, एक कंसेप्ट लूं, यहां पे एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करूं, क्या कि अगर इक्विवेलेंट वेट सबस्टांस का ई ले लूं, क्या ले लूं, ई, तो अब मेरे को बताओ, तो ई ग्राम का मतलब क्या होगा, तो ई ग्राम ऑफ सबस्टांस का मतलब क्या होगा, ई ग्राम ऑफ सबस्टांस मींस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सबस्टांस, ये सब नो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या, सबस्टांस। जैसे मैंने ई ग्राम कहा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और अगर मैंने W ग्राम बोला, क्या बोला बच्चों, W ग्राम, तो क्या हो जाएगा, W/E ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सबस्टांस। सही है, ई ग्राम का मतलब हुआ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, W का मतलब W/E हो गया। तो ये भी लोग डायरेक्ट लिखवा देते हैं फॉर्मूला, मैंने प्रूफ कर दिया कहां से आता है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सबस्टांस बराबर क्या हो जाएगा, W/E, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। हो गया, कहानी खत्म, यहां समझ में आई बात। अब एक लास्ट कंसेप्ट यहां पे आता है, नहीं इसके बाद भी एक और कंसेप्ट है, बट इक्विवेलेंट वेट का मेन जो बेसिक है ये, यहां पे लॉ एक आता है, लॉ के रूप में क्या आता है, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है बच्चों, लॉ, ये लॉ कहता है कि अगर कोई रिएक्शन है, जैसे A मोल A का रिएक्ट किया B मोल B के साथ, C मोल C बना और D मोल D बना, तो कहता है कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट A का खत्म होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट B का खत्म होगा, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट C का बनेगा, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट D का भी बनेगा। अब वो लोग ऐसा कैसे लिख देते हैं ये, इसको मैं बच्चों प्रूफ कर देता हूं, कोई टेंशन नहीं है। अब ये देखो, जैसे मान लो कि मैंने लिखा 2Ca प्लस O2 2CaO। अब यहाँ हो, 1 मोल Ca 40 ग्राम, तो 2 मोल Ca कितना हो जाएगा, 2 × 40 ग्राम, 1 मोल O2 32 ग्राम, 2 × 40 + 16 कितना हो जाएगा, 56 ग्राम। ठीक, अब देखो, तो वेट ऑफ Ca कितना निकल गया, 2 × 40। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट ये पता है तुमको, ये तो वेट निकल गया, ये वेट आ गया। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट C कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, E ऑफ C अगर निकालना चाहो तो मैं पूरा लिख दे। अच्छा, यहाँ वेट आ जाएगा, अगर हम बात करें वेट ऑफ C तो कितना हो जाएगा, 2 × 40 ग्राम। ठीक, इक्विवेलेंट वेट ऑफ C हम बात कर रहे हैं, तो क्या होता है इक्विवेलेंट वेट C, एटॉमिक वेट ऑफ वैलेंसी। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस,
वैलेंसी हमेशा दिखेगा चार्ज के रूप में, तो 40/2 कितना हो जाएगा 20, तो इक्विवेलेंट में कितना आ जाएगा 20, ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब आ गया जो जरा, अब इसकी बात करते हैं, वेट ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन तो 32 और इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, 8 आ गया। अब बात करते हैं इसके बारे में, सीए के बारे में, सीएओ के बारे में। तो सीएओ का वेट कितना दिया है 2 × 56 ग्राम, एकदम सही है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सीएओ निकाल दो, कितना तरीका बता चुके तुमको निकालने का। तो मोलर मास एन फैक्टर, तो 40 + 16 56, 56 बट्टा एन फैक्टर कितना होगा 228 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 28। अब देखो, खुद ध्यान से देखो जरा, W ऑफ सी ए कितना आया है, जल्दी बोलो। तो 2 × 40, तो 2 × 40/20 कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। यस सर 4 आ गया। नाउ W/E ऑक्सीजन 32/8 32/8, अरे वाह ये भी 4 आ गया, ये 4 आ गया। नाउ लास्ट W ऑफ CaO, अरे यार कितना बच्चों सर 2 × 56 बाई कितना 28, अरे वाह ये भी सैलेस देख 4 आ गया बेटा, आ गया ना। मतलब जितना ग्राम इक्विवेलेंट सीए का रिएक्ट किया उतना ही ऑक्सीजन का किया, उतना ही सीएओ बना। आ गया कि नहीं डेरिवेशन, कोई नहीं बताएगा, बता दिया मैं। ठीक है, यही बच्चों कंसेप्ट है ये वाला, देखो ध्यान से, जितना ग्राम इक्विवेलेंट ए का रिएक्ट किया उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट बी का रिएक्ट किया, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट सी बना, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट क्या बना डी बना। आई बात समझ में बच्चों, समझ में आई। अब इसमें 2 केसेस आते हैं, देख लो स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस ए प्लस बी आ गया, सी प्लस डी। अब यहां बात करते हैं इनिशियल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। इनिशियल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये बच्चों x है, ये भी x है, ये 0 0 होगा। तो फाइनल क्या होगा, फाइनली फाइनल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये बच्चों x - x 0 हो गया। अरे दोनों बराबर ही है, दोनों खत्म कर दो। आज जब दोनों 0 हो गए मतलब दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो गए। ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यही ना कंसेप्ट हुआ। ये x ग्राम इक्विवेलेंट ए कंज्यूम हुआ तो b का भी कितना कंज्यूम होगा x ग्राम इक्विवेलेंट, और कितना बनेगा c x, कितना d बनेगा कितना d बनेगा x ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर। अच्छा पहला केस हुआ। दूसरा केस हो सकता है बच्चों एक ज्यादा हो तब क्या करेंगे, ए प्लस बी सी प्लस डी हो गया। नाउ इनिशियल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इनिशियल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये x हुआ, ये y हुआ, ये 0 ये 0। अब मान लेते हैं बच्चों कि y ज्यादा है x से, ये मान लेते हैं कि एज्यूम करते हैं कि y क्या है ज्यादा है, तो फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये मान लिया गया, सपोज इट इज एज्यूम दैट, ठीक है, एज्यूम कर, एज्यूम इट इज एज्यूम्ड दैट y ग्रेटर देन x, ठीक है, ये मान लिया। तब क्या होगा, क्या लॉ लागू, बिल्कुल लॉ लागू होगा। कम वाला खत्म कर दो, x - x बराबर 0, ये हो जाएगा कितना सैलेस y - x, ये कितना बन जाएगा x, ये कितना बन जाएगा x। नहीं समझे, वही ना कंसेप्ट हुआ। x जैसे मान लो ये 2 है, ये 4 है, तो 2 वाला खत्म, 2 - 2 ये हो जाएगा 4 - 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, कम वाला खत्म कर दो। x ग्राम इक्विवेलेंट ए कंज्यूम किया, x ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ b, और क्या बन गया, x ग्राम इक्विवेलेंट c बन गया, x ग्राम इक्विवेलेंट d बन गया। तो ये 2 बच्चों केस इंपॉर्टेंट है, जब दोनों बराबर हो तो क्या देख रहे हो, और जब एक कोई ज्यादा हो तो क्या होगा, ये। ओके बात समझ में आई। चलो यहां पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।